अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं। जो देश के सबसे ऊपरी 100 अरबपति हैं ना, उनके पास देश का 1/4 जीडीपी के बराबर संपत्ति है। पूंजीपति अपना काम निकलवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, चाहे वो संविधान में संशोधन करने की बात हो या सलवा जुदुम की आर्थिक सहायता। जितने भी विकासशील देश हैं उनका ज़्यादातर पैसा इसी तरीके से आया है। ज़मीन से ज़रूरी धातु निकालो और पैसा कमा लो। पर और किसी के लिए तो पता नहीं, पर देश के जो बड़े रईस हैं, रिलायंस, जिंदल, वेदांत, टाटा, इन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि अब ये एक ऐसी चीज़ बेच सकते हैं, ऐसी चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकते हैं जो इनकी खुद की है भी नहीं। लेखिका की सहेली उन्हें एक दिन एंटीला दिखाने ले गई। एंटीला क्या है? मुकेश अंबानी का घर बंबई में। लेखिका देखकर अचंभित हो गई, इतना बड़ा घर, 27 माले की एक बिल्डिंग सिर्फ एक परिवार के लिए। 27 माले की बिल्डिंग जिसमें 600 नौकर काम करते हैं, और 6 मंजिल तो सिर्फ गाड़ियां खड़ी करने के लिए है भैया, गाड़ियों की पार्किंग बनाने के लिए। लेखिका ने ये देखा और सोचा कि एक जगह इतनी अमीरी और दूसरी जगह, खैर आप जानते हैं। और लेखिका की सहेली ने एक चुटकुला सुनाते हुए बोल दिया उनको कि देख लो, ये है हमारे नए राजा। पिछड़ों का तो पता नहीं, पर देश के अमीरों का बहुत विकास हो रहा है। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं। जो देश के सबसे ऊपरी 100 अरबपति हैं ना, उनके पास देश का 1/4 जीडीपी के बराबर संपत्ति है। और वैसे एंटीला की जहाँ तक बात है, लेखिका बताती है कि उस समय तक वो लोग वहाँ रहने भी नहीं आए, मतलब बना के छोड़ दी, रहने भी नहीं आए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वास्तु ठीक नहीं था। तो वास्तु की वजह से वो रहने भी नहीं आए और बना दी 27 माले की इमारत। संयुक्त राष्ट्र की 2012 की रिपोर्ट में क्या छपा था आपको बताता हूँ कि 30 करोड़ लोग हमारे देश में मध्यम वर्ग की हैं। 2.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, और बचे हुए 70 करोड़ लोग वो हैं जो 20 रुपये प्रतिदिन से भी कम कमा रहे हैं। 2012 में मुकेश अंबानी की जो अपनी संपत्ति थी 20 अरब डॉलर बताई जाती है, और जिस कंपनी को वो चलाते हैं रिलायंस, उसकी संपत्ति 47 अरब डॉलर। ये कंपनी हर कुछ बनाती है, तेल ले लो, फिल्में ले लो, कपड़े ले लो, और बहुत सारे अनेकों न्यूज़ चैनल भी इनके अपने हैं। मतलब हर तरीके के संसाधनों पे इनका नियंत्रण है। अभी तो 2012 में जो बता रही है लेखिका कि आईपीएल टीम भी खरीदी है इन्होंने। एक सुना होगा नाम, आप लोगों ने, नाम लेना नहीं चाहता मैं, आपने सुना होगा। रिलायंस इकलौता नहीं है, इसके जैसे महानिवेशी और भी हैं, पढ़ के बताता हूँ। टाटा, जिंदल, वेदांत, एसआर, इन्फोसिस, मित्तल। भारत के अलावा ये लोग अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी सारे संसाधनों पे अपना नियंत्रण बनाने में लगे हुए हैं। जितनी ज़्यादा इनके पास दौलत आ रही है, उतनी ही इनकी भूख बढ़ रही है। मानते हैं कि संसाधनों के निजीकरण की वजह से ही आज भारत सबसे तेज़ उभरने वाली अर्थव्यवस्था है। पर ये सिर्फ भारत के लिए ही सच नहीं है। जितने भी विकासशील देश हैं उनका ज़्यादातर पैसा इसी तरीके से आया है। ज़मीन से ज़रूरी धातु निकालो और पैसा कमा लो। पर और किसी के लिए तो पता नहीं, पर देश के जो बड़े रईस हैं, रिलायंस, जिंदल, वेदांत, टाटा, इन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि अब ये एक ऐसी चीज़ बेच सकते हैं, ऐसी चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकते हैं जो इनकी खुद की है भी नहीं। दूसरा तरीका पैसा कमाने का होता है ज़मीन कब्जाना। एसईजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी मदद से पूंजीपति अपना ये काम करते हैं। मतलब सरकारी ज़मीन अपने अंदर ले लेना। कैसे? कि भाई अरबों की ज़मीन जिसकी कीमत अरबों की है, वो सिर्फ मात्र कुछ करोड़ों में वो खरीद लेते हैं और उस पर अपने उद्योग चला रहे हैं। आज़ादी के बाद से 80 के दशक तक कई आंदोलन हुए इस देश में ज़मीन को लेकर, और इसलिए हुए कि गरीबों को ज़मीन मिले। चाहे वो आप नक्सल आंदोलन देख लो या जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति। पर आज के ज़माने में ना पूंजीपतियों को तो हम ज़मीन दे देते हैं, पर कोई गरीबों को इसलिए ज़मीन दिलवाने की बात कर रहा हो ना कि वो अपनी खेती कर सके वहाँ पे, तो उसे देश विद्रोही बोल दिया जाएगा।
पूंजीपति अपना काम निकलवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, चाहे वो संविधान में संशोधन करने की बात हो या सलवा जुदुम की आर्थिक सहायता। मंत्रीगण कहते हैं कि भारत विदेशी निवेश के लिए एक अच्छा स्थान है। निवेश किस चीज़ में? ज़मीन में से ज़रूरी धातु निकालने के लिए? अरे उसके लिए तो आपने पूरी फौज बिठाई हुई है मध्य भारत में, आफ्सपा लगा दिया, आदिवासी मार दिए माओवादी बोलने के नाम पे। क्या यही हमें आर्थिक तरक्की चाहिए थी? इस भारत का सपना तो नहीं देखा था हमने। जनवरी 2011 में उस समय के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी गुजरात के, उन्होंने एक बैठक करवाई निवेश के लिए। 10,000 निवेशियों को बुलाया गया 100 से भी ज़्यादा देशों से, और उनको राज़ी कराया गया कि 450 अरब डॉलर वो हिंदुस्तान में निवेश करें। ठीक है, पर करे किस लिए? सोचिए ज़रा, ढोलेरा गुजरात में वहाँ जो बांध बनाया जा रहा है वो किस लिए बनाया जा रहा है? वहाँ से जो गरीब आदिवासी हटाए जा रहे हैं वो किस लिए हटाए जा रहे हैं? क्या इसलिए तो नहीं हटाए जा रहे कि उन कंपनियों, उन फैक्ट्रियों में पानी कहाँ से आएगा? बांध बनाकर ही तो आएगा। मतलब इतने गरीब आदिवासी हमने हटा दिए उस जगह से, जिससे उन 100 देशों की 10,000 कंपनियों के पास वो बांध का पानी पहुंच पाए, और अपने ही आदिवासी हम हटा दें। अपने नागरिकों को अपने वश में रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? जानकारी। और लेखिका बताती है उस समय कि 2011 के आसपास जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी अपने नागरिकों के बारे में सरकार के पास सारी हो, इसलिए लाया गया क्या? आधार, जो आज हम यूज़ करते हैं, वो आधार लाया गया। सोचिए, जिस देश में लोग भूखमरी के कारण मर रहे हैं, साफ पानी नहीं है, साफ शौच नहीं है उनके पास, वहाँ करोड़ों रुपए सिर्फ खर्च किस लिए किए जाते हैं? कि आधार सिस्टम बन जाए। ये बात लेखिका ध्यान में रखिएगा, 2011 में लिख रही है। आज के दिन में आधार का कोई और सच्चाई है, कोई और उसकी पहलू है जिस पे वो काम करता है, पर 2011 के हिसाब से लेखिका बिल्कुल सही बोलती है कि करोड़ों रुपए लगा के हम आधार लाए जहां हमारे देश में लोग भूखमरी से मर रहे हैं। शाम हो गई थी, सूरज ढलने को था। लेखिका एंटीला के सामने खड़ी थी और यही सोच रही थी कि 27 माले की इतनी बड़ी बिल्डिंग का नाम एंटीला क्यों रखा। फिर उनको एक हिस्ट्री का पार्ट याद आया कि 8वीं शताब्दी में क्रिश्चियंस के एक समूह पर हमले किए गए थे, तो वो अपनी जगह छोड़ के भागे एक नाव में, और नाव दूर ले जाके एक टापू पे ले गए जिसका नाम था एंटीला, और वहाँ जाके उन्होंने अपनी नाव जला दी कि बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ना हो अब, और शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ रहने लगे। शायद से अंबानियों ने यही सोच के उसका नाम इमारत का एंटीला रखा कि हम अपनी गरीबियों से दूर आ गए हैं, इस देश के गरीब और गरीबी से हम दूर आ गए हैं, ये हमारा शांतिपूर्ण जगह है जहाँ हम अमीरों की तरह रहेंगे, गरीबी दूर रहे।